जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, अगर आप इसमें से 40 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो भाई मेरे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। ये भारतीय मानक समय रेखा जो है मेरे भाई, ये किस देशांतर पर आधारित है? तो ये आधारित है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो, तीसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कर्क रेखा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, चौथा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है कि भूकंप मापने वाले यंत्र क्या है भैया? भूकंप मापने का जो यंत्र है उसे हम लोग सिस्मोग्राफ बता के चलते हैं। क्या बताते हैं मेरे भाई? सिस्मोग्राफ बताते हैं। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है भैया? तो वो गंगोत्री ग्लेशियर है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल यहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे प्रवेश करती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। क्या है मेरे भाई? माउंट एवरेस्ट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बता दो कि सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो 8 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, प्रश्न क्या है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है मेरे भाई। किस में है? हिमाचल प्रदेश में है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो 10 का बता के चलो आप लोग। प्रश्न क्या है कि नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम के दर्रे हैं, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है बताइएगा। तो यह जोड़ता है चीन से। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कि बनिहाल दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बनिहाल दर्रा कहां पर है भाई? जल्दी बता दो। ये है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, थाल घाट और भोर घाट किस राज्य में प्रसिद्ध है? थाल घाट और भोर घाट दर्रा जो है ये कहाँ के दर्रे हैं? तो ये महाराष्ट्र के दर्रे हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो। 13 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे सभी साथी कि खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल जो है ये कब बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? बता दो जल्दी से कि जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। चलो
आगे बढ़ते हैं 16 का बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है ये किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मेरे भाई बताइएगा। और मोहनजोदड़ो जो है ये कहां पर स्थित है भैया? तो ये पाकिस्तान में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था कृषि। क्या था मेरे भाई? कृषि था। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता मेरे भाई ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। किस प्रकार की? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलो बता दो यहाँ पे ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है। ऋग्वेद में पूछा गया है तो यह हो जाएगा सरस्वती नदी का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है। गायत्री मंत्र जो है ये है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 22 का देखो प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे वैदिक धर्म में प्रमुख देवता कौन थे भैया? वैदिक धर्म में प्रमुख देवता कौन थे बताएंगे? तो वह हो जाएगा इंद्र। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप हमें बता सकते हो कि वैदिक काल में प्रमुख नदी कौन सी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है। तो 24वें तीर्थंकर है। मेरे प्यारे भाई एक बार क्लास को लाइक कर लो, क्योंकि आप लोग भूल गए हो क्लास को लाइक करने के लिए। तो एक बार क्लास को लाइक कर दो और पहली बार जुड़ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर दो तो मजा आ जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे मेरे भाई? ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में इनका निधन हो गया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। प्रश्न है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो भैया 16। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महाजनपदों की संख्या की जिसमें 3 महाजनपद बिहार के थे। देखो यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने लिखी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। बताओ जल्दी बता के चलो। 28 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 28 नंबर सवाल। बहुत अच्छे मेरे भैया, बौद्ध धर्म अपनाया था। चलो आगे प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। गुप्त वंश की स्थापना मेरे भाई ये श्री गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है। तो गुलाम वंश का सबसे महान शासक है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1500 कब हुआ था भैया? 26 में हुआ था। और किन के बीच हुआ था ये बताना है आपको। तो यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हुआ था। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न क्या है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का जो अंत है ये किस अनुच्छेद में मिलता है मेरे प्यारे से भाई बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बहुत अच्छे मेरे भाई, अनुच्छेद 17 में मिलता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए। प्यारे से साथी एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर लो जी, जल्दी से क्लास को लाइक कर दो। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे साथी सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। देखो राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस विषय में किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है अर्थशास्त्र में। आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र में। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन नाम है। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखो यहाँ पे कि मुद्रा का कार्य क्या है भैया? मुद्रा का कार्य है विनिमय। क्या नाम है भैया? विनिमय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बताना यहाँ पे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय किस पर निर्भर करती है? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है ये निर्भर करती है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या पर निर्भर करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत की जनगणना जो है कितने वर्षों में होती है? ये 10 वर्षों में होती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं कि जीएसटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 ईस्वी में। कब हुआ था भैया? 2017 ईस्वी में। देखो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। चलो अगला बताइए। चलो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सूर्य का जो प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना है भाई मेरे? तो यह बना है 7 रंगों से मिलकर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लेंस की क्षमता की क्या इकाई है? बता दो जल्दी से। लेंस की क्षमता की क्या इकाई है? तो डायोप्टर। एक और मात्रक होता है जिसका मात्रक 1/मीटर, जिसे आप मीटर इनवर्स बता के चल सकते हो। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सोनार का जो उपयोग है वो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो धर्मिता की खोज बताइएगा। तो यह किया है बेकरल साहब ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग कि परमाणु का नाभिक किसने खोजा? तो ये रदरफोर्ड ने खोजा। किसने खोजा भाई मेरे? रदरफोर्ड ने खोजा था। चलो अगला बता दो, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम जो आधारित है वो किस पर आधारित है बताइएगा? तो ये आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, क्योंकि हाइड्रोजन बम भी आता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 हॉर्स पावर के यहाँ पे बराबर किसके होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। चलो अगला बताइए। चलो आप लोग क्या है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो है ध्वनि पूछेगा तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया भैया द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है भैया, वो होता है क्या होता है? ए बराबर होता है जेड प्लस में एन होता है। तो बता दो ना भैया यहाँ पे जेड परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 60 का। अब बताइएगा इस 60 में आपका स्कोर क्या रहा और ये क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।